नमस्कार। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, मेरे शिक्षक साथी, अभिभावकगण और मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम सभी लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे, जो कि हर वर्ष आज ही के दिन यानी 29 अगस्त को मनाया जाता है, भारत के दिग्गज हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम इसको मनाते हैं। लेकिन यह पहला मौका है कि हमें उनका जन्मदिन कोविड-19 की वजह से घर पर रहकर ऑनलाइन मनाना पड़ रहा है। लेकिन हमारे बच्चों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। बच्चों, आज के दिन को हमें यादगार बनाना है और इसके लिए हमें एक संकल्प भी लेना होगा कि हम भी हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी की तरह कड़ी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ेंगे और फिर से भारत में एक और ध्यानचंद को हम देखेंगे। हमारे देश के दिग्गज हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में वाराणसी में हुआ था। मेजर ध्यानचंद ने हमारे देश का नाम खेल में अपने उत्तम प्रदर्शन से बहुत ऊंचा किया है। इसलिए उनके जन्मदिन को ही राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन सभी विद्यालयों, कॉलेज, अन्य शिक्षण संस्थाओं और खेल अकादमियों में मनाया जाता है और हमारी जिंदगी में खेल कूद के महत्व को यह दर्शाता है। यह दिन मनाने के पीछे एक उद्देश्य यह भी है कि हमारे युवाओं में खेल के प्रति रुझान बढ़े और खेल को कैरियर के रूप में लें, साथ ही अपने अच्छे प्रदर्शन से देश का नाम ऊंचा करें और अपने राष्ट्र का गौरव मान बढ़ाएं। बच्चों, मेजर ध्यानचंद ने अपने खेल के द्वारा देश में हॉकी को एक अलग और एक खास मुकाम तक पहुंचाया। मेजर ध्यानचंद अपनी हॉकी स्टिक से खेल के मैदान में उतरते जैसे कोई जादू करते थे और लगातार गोलों की बौछार कर देते थे और अपनी टीम को जिता देते थे। इसलिए उन्हें हॉकी विजार्ड यानी हॉकी के जादूगर का टाइटल भी दिया गया। उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत सन 1926 में की और उनकी कप्तानी में देश को 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल मिले। ये गोल्ड मेडल सन 1928, 1932 और 1936 में इन्होंने देश को जिताए थे। यह समय भारतीय हॉकी टीम के प्रदर्शन का और सभी राष्ट्रीय भारतीय खेलों का स्वर्णिम युग था। इस महान खिलाड़ी ने 1948 तक
हॉकी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 42 वर्ष की आयु में उन्होंने हॉकी से संन्यास ले लिया। उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया, जो कि हमारे देश का तीसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। वह अकेले ऐसे हॉकी प्लेयर थे जिन्हें यह अवार्ड प्राप्त हुआ। सन 3 दिसंबर सन 1979 में मेजर ध्यानचंद जी की मृत्यु के बाद भारतीय डाक विभाग इंडियन पोस्टल सर्विस ने उनके सम्मान में स्टाम्प भी जारी किया। दिल्ली के राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम बदलकर उनके नाम पर रखा गया, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मेजर ध्यानचंद इन्होंने हॉकी को खेला ही नहीं बल्कि जिया, और जब देश को राष्ट्रीय खेल चुनना था तो हॉकी को ही राष्ट्रीय खेल चुना गया। मेजर ध्यानचंद की रग रग में हॉकी का खेल रचा और बसा था। यही कारण है कि मेजर ध्यानचंद के समय जो खेला गया काल था वह हॉकी का स्वर्णिम काल कहलाता है। हॉकी की स्टिक और गेंद मेजर ध्यानचंद के लिए दिल और धड़कन के रिश्ते की तरह थी। यानी स्टिक से बॉल को गोल में डालना है, ये मेजर ध्यानचंद से बेहतर कौन जानता है। 3 बार ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले भारतीय टीम के सदस्य मेजर ध्यानचंद ने 1928, MS ड्रस्टन 1932, लॉस एंजलिस तथा 1936 बर्लिन ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। बर्लिन ओलंपिक के फाइनल में भारत ने जर्मनी को 8-1 से धो डाला, और जिसमें मेजर ध्यानचंद ने 6 गोल किए और देश के साथ साथ जर्मनी के हिटलर का मन भी जीत लिया, जो इस मैच को देखने आया था। उसने ध्यानचंद को बुलाया और सेना में उसकी पोस्ट पूछ डाली, अरे भाई कौन सी पोस्ट पे हो आप? तो ध्यानचंद ने ये कहा कि लॉन्स नायर। हिटलर ने कहा तुम्हें फील्ड मार्शल बना दूंगा, जर्मनी आ जाओ। जानते हो क्या जवाब दिया ध्यानचंद ने? हिटलर को जो जवाब दिया, उन्होंने कहा भारत मेरा देश है और मैं वहां खुश हूं। इस छोटे से जवाब को सुनकर हिटलर कुछ नहीं बोल पाया। यह होती है एक महान खिलाड़ी की सादगी भरी सोच। उन्हें केवल भारत और हॉकी से प्यार था। उन्होंने अपने जीवन काल में हॉकी में 1000 से भी ज्यादा गोल दागे और हॉकी को गोल्डन एज में तब्दील कर दिया। मेजर ध्यानचंद को लेकर हमेशा विरोधी खेमे में भय का माहौल रहता था। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि उनकी हॉकी में चुंबक लगा है, जिसके चलते वे गेंद को अपने पास रखने में कामयाब रहते हैं। खैर, ये तो वो बातें थी जो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ध्यानचंद ने सेना ज्वाइन की तब उनकी हॉकी के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन उन्हीं के साथी सूबेदार मेजर तिवारी ने हॉकी को लेकर उनके अंदर एक ऐसा जुनून पैदा किया कि हॉकी उनके लिए नशा बन गई, और उन्होंने सेना में तरक्की के साथ साथ हॉकी को भी एक नए मकाम तक पहुंचाया। मेजर ध्यानचंद इस तरह गेंद को अपने कब्जे में रखते थे कि एक बार हॉलैंड में उनकी हॉकी में चुंबक होने की आशंका में उनकी स्टिक को तोड़कर देखा गया। ध्यानचंद की हॉकी स्टिक से जिस तरह गेंद चिपकी रहती थी, उसे देखकर एक बार जापान में भी उनकी स्टिक में गोंद लगे होने का
की आशंका जताई गई। यह भी अजीब इत्तेफाक है कि मेजर ध्यानचंद की कप्तानी में 15 अगस्त को भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराकर इतिहास रच दिया और अगस्त 1947 को ही भारत को आजादी मिली थी। एक और किस्सा बर्लिन ओलंपिक का ही है। 4 अगस्त 1936 ओलंपिक फाइनल की बात है। इसमें भारत और जर्मनी आमने सामने थे। मैच जर्मनी में खेला जा रहा था। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। जर्मनी का तानाशाह हिटलर भी अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए वहां मौजूद था। मैच शुरू हुआ और पहले हाफ तक मुकाबला बहुत कड़ा हुआ, लेकिन भारत पहले हाफ तक 1-0 की बढ़त बना चुका था। उसके बाद दूसरा हाफ से पहले जो हुआ वो भी चौंका देने वाला था। लोगों का कहना है कि जर्मनी के विशेषज्ञों ने पिच को जरूरत से ज्यादा गीला करवा दिया ताकि सस्ते जूते पहने भारतीय टीम को दौड़ने और गोल करने में परेशानी आए। ये टेक्निकली पॉइंट था कि भारतीयों के जो जूते हैं वो सस्ते हैं और उस ग्राउंड पे उनको दौड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा और वो मैच हार भी जाए, यही सोचकर विशेषज्ञों ने इतना पानी डलवा दिया। लेकिन गीली पिच को देखकर मेजर ध्यानचंद घबराए नहीं। उन्होंने अपने जूते उतार दिए ताकि वे अच्छी तरह दौड़ सकें। उसके बाद उन्होंने और उनकी टीम ने एक के बाद एक 7 गोल किए और इस मुकाबले को जीत लिया। इस शर्मनाक हार से बौखलाकर तानाशाह हिटलर खेल के बीच में ही मैदान छोड़कर चले गए। तो बच्चों, जिस हॉकी की धरोहर को मेजर ध्यानचंद ने भारत के राष्ट्रीय खेल के रूप में समर्पित किया, उस हॉकी के खेल में बदलते दौर में काफी कुछ बदल चुका है और भारत इस खेल में अपनी शाख को बचाने के लिए काफी जद्दोजहद कर रहा है। इस उम्मीद के साथ कि फिर से कोई ध्यानचंद पैदा होगा और हॉकी के खेल में भारत के ऐतिहासिक गौरव को वापस लाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। Good morning, school. Today I am addressing you on the occasion of the National Sports Day of India. Each year it is celebrated on the 29th of August. Children, we celebrate National Sports Day on the birth anniversary of Major Dhyanchand, who was called the Hockey Wizard of India. He won several medals in hockey in the Olympic Games. The importance of sports and games in all our lives cannot be denied at any stage. Even though today most of us are confined to our homes due to the COVID-19 pandemic, but even then, children, the Government of India, the educational organizations of India, your own school, we are very much concerned that you must remain healthy and happy at home, and that is why your school continues to insist that you participate in the Fit India movement and you provide data as to how many steps you are running each day. Children, Major Dhyanchand
whose birthday it is today, birth anniversary. He came from a very poor family. He did not have money to buy a hockey stick. He used a simple piece of wood, a stick of wood, and he made a ball, fashioned a ball, hockey ball, out of old rags, old clothes. And he practiced and practiced. So this little boy who came from such a poor economic background that he could not even afford the basic playing equipment, he became the rising star of India and brought laurels to his country at national and international levels everywhere. Today, as we remember the contribution of the wizard of hockey, Major Dhyanchand, to our country, we should all feel inspired. Children, so many of you have so much talent inside you. We must never let that talent go waste. The days that we are undergoing, which keep us confined at home most of the time, even now we can keep fit, we can keep healthy. In our own small ways, even now we can practice those games that we are good at. Basketball, if you have one at home. You can fashion a small TT table out of your dining table and practice. Badminton can be played. On the spot jogging you can do. Skipping a rope. There is so much, children, that now we have to think out of the box. But our aim to remain healthy and active must not go awry at any stage of our lives. I think ever since you were small children, everybody must have been telling you that a healthy mind resides in a healthy body. It is the truth. If your mind is healthy, your body is healthy. If your body is healthy, your mind is healthy. These are all interconnected. We always say that a child who excels at sports should be able to excel in studies also. Why? Because a child has learned discipline. To excel in any sports and games, you need to practice, practice, practice. You need to be sincere, dedicated. You need to be disciplined. And if you can learn this discipline, you can excel in all areas of life, whether academics or sports. A healthy body, a healthy mind, you sleep better. All your internal organs function better when your body is in good physical condition. Children, these days there is so much stress upon digital online teaching. Earlier we were all telling you, keep away from mobiles, and now I know that many of you are having all your studies through the help of the mobile. So many are using laptops. All this electromagnetic radiation that is getting absorbed into your bodies, this needs to be let out, and physical exercise is the one way in which you can detox your body of these harmful effects. This is very important, children. Whatever games of sports, in whatever manner you can indulge in these days, you must do it. Don't let your brain and your body become rusted because you have to sit for so long to continuously look at a computer screen or a mobile screen. This affects our brain also. These days there is no other option left for us. This is the only way that you can continue with your education. But the harmful effects of it can only be countermanded if you keep your body healthy, if you keep your mind healthy. Therefore, as you are studying, whenever you have breaks between two periods, you must get up, stretch, jog,
spot. Close your eyes. Rub your hands together, put them on your eyes. Get that warmth of your hands coming, that warm energy seeping inside your eyes, children. You have to look after yourself. All your games and sports that you play, in whatever manner that you will be able to play them in these days, they are going to reduce stress also for you. They improve on your mental health. You are growing, children, your bones are growing, your height is increasing, your muscles are shaping, your brain matter is continuously growing. So for growing children, not only is it important to have a very healthy diet, because your body is forming, it is still in the formative stage, but it is equally and even more important that you exercise along with taking a healthy diet, because your body must grow well. So that exercise can be better than playing games. Not computer games, not games which require you to just sit still for a long time. Although chess, which is a brain game, has its own importance, but right now we are speaking about games that get your blood circulation going, your lungs pumping hard, your entire body undergoing a workout. We are hoping, all of us at school, we are hoping that you will be keeping yourselves in good physical health, in good mental health, in good emotional health. Because children, when oxygen pumps hard through your lungs, your brain gets positive signals, and this also contributes to your emotional health. Because I know that these days you must be feeling very cooped up at home. So many restrictions which are not easy for adults, for us also to follow. So I can understand that for you as children, it must be very difficult. But I know that the children of KVONGC, the students of KVONGC have this within them, this zeal within them, to keep themselves physically healthy, mentally healthy, emotionally healthy. From the side of all your teachers in school, and of course on my own behalf, I wish you all a very happy National Sports Day, and once again I do hope that you will keep yourself fit in every manner. God bless you. नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रीतम कुमार बिंद, अंतर्राष्ट्रीय एथलीट, एशियन मेडल। मैं ओएनजीसी में कार्यरत हूँ। मैं ओएनजीसी में एज ए फायर मैनेजर पोस्ट पे हूँ, और मेरा स्पोर्ट्स का कैरियर भी 22 सालों का है, जिसमें काफ़ी उतार चढ़ाव भी रहे हैं लाइफ में। कई बार इंजरियां होती हैं, उसको भी आपको देखना है, उसके साथ साथ आगे बढ़ना है। तो स्पोर्ट्स मेरा एक कैरियर रहा। बेसिकली मैं बिलोंग करता हूं बनारस से, और यहाँ देहरादून में मैं 1996 में आ गया था स्पोर्ट्स कॉलेज, जिसमें वहाँ पे रहा, हॉस्टल था। पर अपनी कड़ी मेहनत, कुछ चीज़ें अपने अंदर थी जो कि आगे बढ़ने की ललक थी कि मुझे एक देश के लिए पदक जीतना है, आगे बढ़ना है। काफ़ी कुछ थी मन में। कभी सोचा नहीं था कि हम इस मुकाम तक जाएंगे, पर ऊपर वाले का शुक्रगुजार है कि मैं यहाँ तक पहुँचा, और मुझे एक ऐसी संस्था के साथ भी काम करने का मौका मिला जो कि महारत्न है। और बात करते हैं खेलों की, तो खेल एक ऐसा माध्यम है जो आपको डिसिप्लिन बना के रखता है, आपको एक डायरेक्शन देता है कौन सी जगह पे आपको कहाँ पहुंचना है।
खेल ही क्या, कोई भी आपका जीवन में कोई भी आप टारगेट लेके चलते हैं तो वो आपको एक ऊंचाई तक ले जाता है, और उसमें डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, ईमानदारी की ज़रूरत होती है। तो जो कि मैं इसलिए भी आप लोगों के साथ बातें कर रहा हूँ क्योंकि एक तो ध्यानचंद हैं, मेजर ध्यानचंद, जो कि महान खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर भी कहे जाते रहे हैं, और उनका योगदान खेलों में बहुत रहा है। हॉकी के क्षेत्र में विशेष करके उन्होंने ओलंपिक मेडल भी उस ज़माने में दिलाए हैं, और उनको लोग अच्छी तरह भली भांति जानते हैं। तो एक वो महान खिलाड़ियों में से एक हैं। उनके उपलक्ष्य में जो हमारे देश में मनाया जाता है खेल दिवस के रूप में, उनके जन्मदिन पे मनाया जाता है। तो इस खेल दिवस के उपलक्ष्य में मैं यही कहना चाहूँगा कि खेल एक ऐसा माध्यम है जो आपको बहुत डिसिप्लिन रखता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कई बुराइयों से भी आप दूर रहते हैं। तो आप लोग से ये है कि खेल से जुड़िए। मैंने भी बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसमें जूनियर एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप जो मलेशिया में हुई थी 2003 में, उसमें मैंने प्रतिभाग किया और तृतीय स्थान प्राप्त किया। उसके अलावा एशियन इंडोर चैम्पियनशिप जो बैंकॉक में हुई थी, उसमें भी तृतीय स्थान प्राप्त किया। 2008 में लंदन यूरोपियन ग्रांड प्री हुई थी, उसमें सेकंड प्लेस प्राप्त किया। उसके बाद मैंने बहुत सारी प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग भी किया देश के लिए। ईरान हो गया, मलेशिया हो गया, साउथ कोरिया हो गई है, तो कई देशों में मैंने प्रतिभाग किया। ये तो अपनी उपलब्धियां हैं। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल जो बच्चे हैं थोड़ा सा खेल की तरफ नहीं, मोबाइल की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो मेरा ये विशेष करके इस खेल दिवस पे यही कहना है कि आप लोग जितना खेल से जुड़ेंगे तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आप लोग भी स्वस्थ रहेंगे, जिससे आपके माँ बाप को भी काफ़ी प्रोत्साहन, उनको प्राउड फील होगा कि चलो हमारा बच्चा बहुत डिसिप्लिन है, स्पोर्ट्स से टाइम से जाता है, टाइम से आता है। तो ये सब चीज़ें भी आप लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा इस मुकाम पे जाए, इस मुकाम पे जाए। आजकल करियर की बात करें तो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा करियर है। स्पोर्ट्स में इतना अच्छा करियर है कि लोग ओलंपिक मेडल ला रहे हैं, अच्छे पदों पे जा रहे हैं। आजकल सरकार भी इस पे ध्यान दे रही है, खेलो इंडिया हो रहा है। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग खेल से जुड़ें और अपने आप को स्वस्थ रखें। और अब भी जैसे कुछ पुराने समय में नहीं था, आज नए समय में बहुत कुछ है, बदलाव आए हैं। खेल के ग्राउंड, मैदान मिल रहे हैं, स्कूलों में मैदान मिल रहे हैं। पहले नहीं होते थे, पहले लोग ऐसे खेलते थे। आजकल स्कूलों में बढ़िया मैदान मिल रहे हैं, तो आपको वहाँ टीचर्स भी उस खेल के मिल जा रहे हैं। आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए और आगे बढ़िए। बेसिकली हमने इतना संघर्ष किया है, 3 टाइम प्रैक्टिस की है अपने लाइफ में, कि जब इंजरी आई 2007 में मेरे को इंजरी आई, 1 साल में बेड रेस्ट किया, वापस कम बैक किया। तो ये स्पोर्ट्स ही सिखाता है आपको आगे बढ़ने के लिए, और कोई नहीं। ये जब आप स्पोर्ट्स में जाते हैं तब आपको देखने को मिलता है वहाँ कितने जुझारू लोग हैं और जो अपने आप को हिम्मत से खड़े हुए हैं। कई लोगों का हमने देखा है करियर ओलंपिक के बाद पैर खराब हो गया, फिर वापस कम बैक करते हैं। तो मेरा यही कहना है आप लोगों से, विशेष करके जो नए बच्चे आ रहे हैं स्कूलों में, तो सरकारी स्कूलों में आजकल बहुत फैसिलिटियां हो गई हैं। लोग भले ही ना जुड़ते हों बड़े लोग, लेकिन कुछ जो बच्चे जुड़ते हैं उनको पता है कि अब स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में भी अच्छी फैसिलिटी आ गई हैं। तो केंद्रीय विद्यालयों में इतनी अच्छी फैसिलिटियां हैं। तो ये है कि आप लोग स्पोर्ट्स से जुड़िए, अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स, उनकी बात सुनिए, उनके साथ बैठिए और खेल के बारे में भी अपना करियर चुन सकते हैं, जिसमें आप ओलंपिक लेवल पे, एशियन लेवल पे आपने बहुत बड़े बड़े नाम देखे हैं, जिसमें तो सबसे महान खिलाड़ी हॉकी के जादूगर जो मेजर ध्यानचंद, उनको मेजर की उपाधि मिली है। तो उनका भी आप देख के अनुसरण करके आगे बढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं। मैं तो भाई एक एवरेज खिलाड़ी रहा, लेकिन वो बहुत महान खिलाड़ी थे। तो उनके बारे में भी कहना यही है कि उन जैसे महान खिलाड़ियों को हम आगे रख के अपना करियर चुन सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं।
यही सब कुछ चीज़ें हैं। और अपनी लाइफ का हम बताएं तो हमने जैसे एशियन जूनियर मेडल किया है, कई कई जगह किया है। पर जो एक सपना होता है, मेरा एक सपना था कि मैं ओलंपिक में मेडल दूं, वो नहीं कर पाए। कुछ चीज़ें होती हैं, किसी की भी लाइफ में हो सकता है कि आप कैसे उसको लेते हैं, नहीं ले पाए। पर हाँ, इतना ज़रूर स्पोर्ट्स से मुझे मिला कि मैं आज इस मुकाम पे हूँ। आज कुछ भी हूँ तो मेरे माँ बाप को मेरे ऊपर गर्व है, मेरे भाई को, मेरे परिवार को, मेरे कोचेज़ को, मेरे कोच को भी गर्व है, मेरे टीचर्स को आज भी मिलते हैं तो उनको गर्व है कि नहीं बेटा आपने बहुत अच्छा किया स्पोर्ट्स में। पढ़ाई में इतना कमज़ोर होते हुए भी मैंने एक करियर चुना स्पोर्ट्स का। तो स्पोर्ट्स आज मेरी लाइफ का एक बदलाव कहिए कि जो स्पोर्ट्स की वजह से मेरी लाइफ में बदलाव आया है, ये शायद कहीं नहीं हो सकता। तो मेरा यही कहना है आप लोगों से कि आप लोग स्पोर्ट्स से जुड़ें और लोगों को जोड़ें। स्वस्थ रहेंगे तो आपका दिमाग भी काम करेगा, सब चीज़ काम करेगा। आप फिट रहेंगे तो आपको कई बुराइयों से दूर रहेंगे, मुक्त रहेंगे और आप अपने आप को एक अच्छा इंसान, बेहतर इंसान बना सकते हैं स्पोर्ट्स के थ्रू। स्पोर्ट्स में आजकल बहुत सारे, जैसे भारत सरकार भी बहुत सारा देख रही है कि खेलो इंडिया से लेके स्कूल गेम्स वगैरह बहुत होते हैं और इसमें अब प्राइज मनीज वगैरह भी बढ़ गई हैं। तो आप अपना इसको कैरियर बनाइए और आगे बढ़िए। मेरा यही कहना है आप लोगों से कि आप लोग स्पोर्ट्स से जुड़े और ढेर सारी उम्मीद भी ना रखें, पढ़ाई भी साथ रखें, खेल भी रखें। हाँ, पर अगर आपको करियर बनाना है तो आपको चुनना पड़ेगा अभी से, यही उम्र है। थैंक यू, नमस्कार। चलने के लिए ना तो कार चाहिए, न तो बहुत बड़ा व्यापार चाहिए। खुदा सबको अच्छा स्वास्थ्य दे, खुदा सबको अच्छा स्वास्थ्य दे और स्वस्थ सबका परिवार चाहिए। Hello everybody, and this is Shailendra Negi from Kendriya Vidyalaya ONGC, and I have been privileged to deliver a speech on the occasion of Sports Day. It is the birthday of legendary hockey wizard Major Dhyanchand. Gone are the days when people used to say that पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब. Now the first one is all right, that पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, but the second thing, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, this has been proven wrong nowadays, because you've seen many people making the careers in sports. I know that everyone cannot be Sachin Tendulkar, Virat Kohli, Cristiano Ronaldo or Messi. But yes, if each and everybody of us plays games and sports, we all can be fit. For sure, playing sports is generally a fantastic way to improve your fitness and health. Many of us may not feel at home pounding away on a treadmill or working up a sweat in the gym, but we'll happily chase a ball around endlessly while playing a game or some sort. So playing a game is just a step towards fitness of your whole body. For most people, taking part in sports will improve your general health and well-being. There are plenty of reasons why you should become involved in sports with reduced body fat. Bone strengthening, improved stamina and flexibility being some of the reasons why you should take up a sport. Now I'll just come to some points why we should play sports and how we can keep ourselves fit. The first thing is, playing sports helps reduce body fat or controls your body weight. We know that nowadays we're just suffering from the problem of high cholesterol, BP, sugar, and all these problems are because of accumulation of fat in our body. And if you're going to play games, run here and there, then obviously we're not going to collect all these fats in our body. The second thing is that sports allow you will gain the satisfaction. You will not be in a mood of depression. We know that during the time of lockdown, many personalities just broke down in depression. But if you're playing, then your mind, body, they will be fit and you will no more be in depression.
right? And other thing is that sports allows you to challenge yourself and set goals, right? It makes you something from here, and you set your goals. You're determined. Next thing is that playing sports helps strengthen your bones. Yes, there are many products in the market. Yes, they guarantee that we will give you bones, strengthened bones. But I think you may buy them, but I think that if you're playing, that is automatically going to strengthen your bones. Many sports can help improve stamina and concentration, right? Many sports are there. You're concentrated, you're focused. Obviously, when you're doing a job in your office, then you are going to utilize that focus and concentration in your work. Sports allow you to experience the highs and lows of both winning and losing. So you're not just going to get depressed when you're in adverse conditions. Through sports, you will meet people with a similar interest to yourself, and you're likely to gain more and many friends. Right? When you're playing, you're just going to get accustomed to many of the people over there, the people of your kind. And so your friend circle is going to enlarge. If you're a sporty, then you're more likely to have a healthy lifestyle. Obviously, if you're sporty, then you are going to have a healthy lifestyle. If you're tempted to take up a new sport, why not check out your sports section and find a sport which suits you? I know that if you choose the sport which you desire to play, then you will play with your mind and body focused in that. And that would result in just maintaining the fitness and wellness of your body. So, at last, I want to say that with the help of these sports, I want to pray for the whole world. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukkhang bhavet. Thank you. Good morning. My name is Mansi Best and I study in class 12th in Kendriya Vidyalaya ONGC school. I am a handball player and I have played handball nationals 4 times, and last year I was also selected for the SGFI level. Today we are celebrating National Sports Day on the birth anniversary of hockey legend Major Dhyan Chand, who was also known as the Wizard of Hockey. As we know, regular physical activities benefits both body and mind. So today I am going to tell you how to stay fit in your home during COVID-19. So today I am going to tell you all some 5 exercises which you all can do at your home. So before I start, I would like to say that these exercises doesn't need much space. So you all can do these exercises at any corner of your house. So the first exercise is squat. A squat is a strength exercise in which the trainee lowers their hips from a standing position and then stand back up. The squat is a dynamic strength training exercise that requires several muscles in your lower and upper body to work together simultaneously. Many of these muscles help power through daily tasks such as walking, climbing stairs, bending, or carrying heavy loads. They also help you perform athletic related activities. The second exercise is crunches. Like squats, crunches help you build muscle, but unlike squats, they work only the abdominal muscles. This intense muscles isolation makes them a popular exercise for people trying to get six-pack abs. This also makes them ideal for strengthening your core, which includes your lower back, muscles and obliques. The third exercise is push-ups. Get on the floor on all fours, be balanced on your heads, hands and toes, and inhale as you slowly bend your elbows and lowers yourself until your elbows are at 90-degree angle. Exhale as you begin contracting your chest muscles and pushing back up through your hands to the start position.
The push-up may just be the perfect exercise that builds up upper body and core strength. The main targets of a push-up are chest, arms and core. The fourth exercise is stationary lunge. Split your stance with your right leg in front. Your right foot should be flat on the ground and your left foot should be up on its toes. Bend your knees and lunge, stopping when your right thigh is parallel to the ground. This helps to build up the thigh muscles and the calf muscles. The fifth exercise is Superman exercise. This exercise sound interestingly as well as strengthening your lower and upper back. This move also works on your glutes and hamstrings and increases your core strength. It's a good counterpart to the many core exercises that focus on the abs. And here we ends. Now at last I would like to say that the benefit of living an active lifestyle include keeping your cholesterol, blood sugar and weight under control, preventing cancer, type 2 diabetes and heart attacks, and improving your sleep. Even better, regular physical activity also reduces falls, joint pain and depression. And now I would like to say that stay fit, stay healthy. Thank you. नमस्कार बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं कि आज पूरा देश ऑनलाइन नेशनल स्पोर्ट्स डे यानी राष्ट्रीय खेलकूद दिवस मना रहा है। हमारे विद्यालय ने भी इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। उन्हीं में से एक कार्यक्रम घर पर रहकर योगा के द्वारा हम अपने को कैसे फिट रख सकते हैं। बच्चों, प्राचीन काल से ही भारत ऋषि मुनियों का देश रहा है और बड़े बड़े ऋषि मुनि अधिकतर ध्यान योग मुद्रा में अपना अधिक से अधिक समय बिताते थे और दीर्घायु को प्राप्त होते थे। लेकिन आज के समय में अगर मैं कहूं तो योगा को घर घर तक पहुंचाने का जो कार्य है वो बाबा रामदेव जी ने किया है और इससे भी बढ़कर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइटेड जनरल असेंबली में 27 दिसंबर 2014 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा। और देखिए, कमाल की बात है कि 3 महीने के अंदर यानी दिसंबर 2014 में 177 देशों ने के 192 प्रतिनिधियों ने एक साथ में सहमति दे दी कि हमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना चाहिए। हम सभी के लिए ये एक गौरव का विषय है और इसका पूरा श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और बच्चों, तब से अब तक दिल्ली, देहरादून, चंडीगढ़, लखनऊ, रांची इत्यादि शहरों में हर वर्ष मुख्य आयोजन के तौर पर विशाल आयोजन किए जाते हैं जिसका प्रतिनिधित्व स्वयं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी की वजह से हम इसे वर्चुअल सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमने योगों का छोड़ा नहीं, हम इसे घर पर रहकर मनाते हैं। यह हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। तो चलिए योगा की कुछ वीडियो जो मेरे द्वारा बनाई गई हैं उसको देखते हैं और घर पर रहकर उसका अभ्यास भी करेंगे और राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर यह शपथ भी लेंगे कि योगा को हम अपने दैनिक जीवन में अपनाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद। सर्वांग आसन के लिए आप सीधे जमीन पर लेट जाएं, दोनों पांवों को सीधा कर लें, बिल्कुल स्ट्रेट
निगाहें ऊपर की तरफ, दोनों हाथ जमीन के साथ सटे हुए, हथेलियां नीचे की तरफ, दोनों पांव आपस में मिला लें। अब यहां से आपको दोनों पांव को एक साथ धीरे धीरे उठाना है ऊपर की तरफ। पहले 90 डिग्री तक ले जाएं इसे, और इसके बाद और थोड़ा सा 160 डिग्री तक आप इसको लेके चलें, और दोनों हाथों को आप अपनी कमर के पीछे लगाना शुरू करें। पकड़ लें कमर को और हाथ पांव को सीधा कर लें, ऊपर की तरफ ले जाएं और ऊपर की तरफ ले जाएं। तो इस तरीके से आप और स्ट्रेट करिए इसे, और दोनों हाथ की कोहनियां, कंधा और आपका सर ये जमीन के साथ टच रहेगा, और ये आपको पूरा सपोर्ट भी करेंगे। तो ध्यान दें, दोनों हाथ आपकी पीठ के पीछे लगे होने चाहिए। आप इस स्थिति में करीब 30 सेकंड तक अगर अपने को होल्ड कर लें, या इससे भी ज्यादा अगर आप कोई कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। अब नीचे आने के लिए थोड़ा सा बॉडी, दोनों पांव को आगे की तरफ ले जाएं, सर की तरफ, और बॉडी को नीचे की तरफ लीन करते जाएं, धीरे धीरे नीचे आएं। जिस क्रम में आप धीरे धीरे गए थे उसी क्रम में धीरे धीरे वापस आपको आना है, तभी इसका फायदा आपको मिलेगा। एक लोड और हम देंगे, एक बार फिर से इसे करेंगे, करीब 10 सेकंड के रेस्ट के बाद स्टार्ट करें। धीरे धीरे से उठाइए, वेरी गुड। ऊपर अभी 90 डिग्री पे आ गया, 160 तक ले जाइए, दोनों हाथ पीछे कमर के, और पांव को स्ट्रेट कर लीजिए बिल्कुल सीधा, जैसा कि इसका नाम है स्टैंड शोल्डर भी इसको कहते हैं, सर्वांगासन। और इस पे होल्ड करके रखिए 30 सेकंड तक। ये आसन आपकी कमर के लिए, आपके कंधों के लिए, और ब्लड का जो सर्कुलेशन आपका नीचे से ऊपर की तरफ होता है, हमेशा इसमें जो है ऊपर से नीचे की तरफ जाने लगता है। धीरे धीरे वापस आएंगे उसी क्रम में जैसे आप गए थे, और धीरे धीरे पांव को छोड़। तो ये आज का आसन, पहला आसन था सर्वांगासन। अब हम दूसरा आसन करेंगे, पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए आप इसी स्थिति में लेटे रहेंगे। पहले आप राइट फुट को बेंड करेंगे, नी से घुटने से मोड़ें, और पेट के साथ कटाल लें। दोनों हाथ को ग्रिप बनाते हुए इसे कस के पकड़ लें। आपका ये जो पाँव लेग उठाया नीचे हिप से लगाइए इसे, और दूसरा पाँव जो रेस्ट हैंड पैट है वो जमीन से टच रहेगा। अब अपने चेहरे को, अपनी चीन को यानी घुटने पे लगाइए, सर वाला हिस्सा। इसको थोड़ी देर से रोकिए, होल्ड करिए 30 सेकेंड। धीरे धीरे वापस उसी स्थिति में आ जाइए छोड़ते हुए। अब आप अपने लेफ्ट फुट को उठाएंगे और धीरे धीरे से मोड़ेंगे, दोनों हाथों से ग्रिप बनाते हुए से पकड़ेंगे, और उसी क्रम में चीन को या चेहरे को, नाक को उस पर लगाइए घुटने पे, और थोड़ा होल्ड करेंगे 30 सेकेंड। फिर वापस धीरे धीरे इसे छोड़ते हुए वापस चले जाएंगे। ये पवन मुक्तासन है। अभी हमने एक एक पाँव से किया था, अब दोनों पाँव को हम आपस में मिला लें, और दोनों पाँव की नी को, घुटने को मोड़ते हुए आएँ, और दोनों हाथों को इनको कब पेट के साथ लगा के, दोनों हाथों से ग्रिप बना के कस के, और दोनों चेहरे को इसके बीच में रखे घुटने के। थोड़ा होल्ड करिए 30 सेकेंड। इससे भी ज़्यादा अगर आप कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। पवन मुक्तासन, ये आसन आपकी कमर के लिए, आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए, और पेट के जितने भी विकार हैं इससे सब दूर हो जाते हैं। धीरे धीरे वापस आएंगे। जैसे कि मैंने बताया कि पेट का कोई भी विकार हो इससे दूर हो जाएगा। तो पवन मुक्तासन में पेट में जैसे बदहजमी है, गैस है, एक बार फिर से करेंगे, दोनों पाँव को बेंड करते हुए घुटने से, दोनों हाथों से ग्रिप बनाएंगे, इसे पकड़ेंगे और चेहरे को और उठाएं, और इससे आपके पाचन क्रिया तो अच्छी होती ही है, बाकी सारी मसल्स जो हैं आपकी स्ट्रांग होती चली जाती है। धीरे धीरे वापस उसी स्थिति में आएंगे, और दोनों पाँव को सीधा करते हुए धीरे धीरे जिस क्रम में गए थे उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। उत्कटासन के लिए दोनों पाँव के बीच में 1 फुट का गैप बना लें।
दोनों हाथ जंघाओं के साथ और धीरे धीरे इनको ऊपर की तरफ ले जाएं, हाथों को अब सीधे कर लें हाथ में और धीरे धीरे ने हाँ इस तरीके से बना लें। अब आप जैसे चेयर पे बैठते हैं उस तरीके से घुटनों को मोड़ते हुए धीरे धीरे मोड़िए और आपके घुटने और चेहरा एक सीधी लाइन में होंगे और इसमें आप करीब 30 सेकंड तक होल्ड करके थोड़ा कानों के साथ सटे हों, दोनों हाथ कानों के साथ सटे हुए और इसमें 30 सेकंड तक आपको होल्ड करके रखना है। यह है उत्कटासन। तो इसमें आपकी जंघाओं, आपकी मांसपेशियां कितनी मजबूत हैं इससे पता चलेगा। धीरे धीरे वापस आइए और फिर से ऊपर धीरे धीरे हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए। ये पहला अभ्यास था उत्कटासन का। इसी अभ्यास को एक बार और करेंगे हम। दोनों पाँव में ज़्यादा गैप नहीं, 1 फुट का गैप और धीरे धीरे हाथों को ऊपर के ले जाइए और ऊपर की तरफ ले जाते हुए कान के साथ सटाने दोनों हाथों को। धीरे धीरे घुटनों के बल इसे बेंड करिए और ऐसे बैठ जाइए जैसे आपके नीचे कोई चेयर लगी हो। चेहरा सामने की तरफ, घुटनों के समानांतर और इसमें करीब आपको 30 सेकंड जैसे मैंने बताया था। ये आपके पेट की मांसपेशियों के लिए, आपके जो मसल्स के लिए, घुटने आपके अगर मजबूत हो जाते हैं, इससे कोई छोटी मोटी बीमारी है तो वो दूर हो जाती है। आपके थाई मसल्स इससे स्ट्रांग होते हैं और 30 सेकंड का होल्ड करने के बाद धीरे धीरे फिर से ऊपर की तरफ आप इसमें चले जाएंगे। दोनों हाथों को वापस धीरे धीरे उसी मुद्रा में लेके आए। तो यह आज का पहला आसन था उत्कटासन। दूसरा आसन हम करेंगे पाद हस्तासन। जैसा कि नाम है इसका, पाद हस्तासन। सीधे बॉडी खड़े लें, बॉडी स्ट्रेट, दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जाएं, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ ले जाएं और धीरे धीरे दोनों हाथों को सामने की तरफ कर लें, फेस फिंगर्स को, हाँ यस, और धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकते हुए सांस भरते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। जितना जा सकते हैं जमीन को टच कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपनी एड़ियों को पकड़ लें तो और अच्छी बात है, अगर पकड़ सकते हैं। घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, लेकिन थोड़ी देर होल्ड करिए से 30 सेकेंड और इसमें काफ़ी जोर पड़ेगा आपको। धीरे धीरे वापस उसी अवस्था में ऊपर की तरफ धीरे धीरे आएंगे और जैसे कि मैंने बताया पाद हस्तासन, पाँव को हाथों से पकड़ना। पाद माने पैर और हस्त माने हाथ, यानी हाथों से पाँव को पकड़ दो। एक लोड और देंगे, धीरे धीरे फिर से दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाइए, सांसों को भरिए और नीचे की तरफ कमर को बेंड करते हुए नीचे की तरफ आइए। जितना झुक सकते हैं इजीली, जिनको दर्द है वो उतना ही झुकें जितना झुक सकते हैं और घुटनों को सीधा कर लें। इसका फायदा तभी है जब आपके घुटने बिल्कुल सीधा होंगे। और थोड़ी देर होल्ड करिए और धीरे धीरे फिर उसी अवस्था में वापस आ जाइए, स्लोली स्लोली। और देखिए आप धीरे धीरे वापस दोनों हाथों को जंघाओं के साथ पश्चिमोत्तासन पहले हम शुरू करेंगे। आप दोनों बिल्कुल सही पोजीशन में बैठे हैं, दोनों पांव आपस में मिला लीजिए, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाइए, साइड से सर की तरफ, और इनको सामने की तरफ कर लीजिए और धीरे धीरे झुकते चले जाइए। जितना आप बेंड कर सकते हैं कमर को कर लीजिए। और नीचे आप, जरूरी नहीं है कि आपको फिंगर ही पकड़नी है, अगर नहीं पकड़ पाते तो आप इसको भी पकड़ सकते हैं, लेकिन घुटने सीधे रखें, ये ध्यान रखें। घुटनों को बिल्कुल सीधा रखना है और फोरहेड को अपनी नी पे लगाना है, घुटने में अपने सर को लगाना है। थोड़ी देर अगर होल्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 30 सेकेंड। धीरे धीरे वापस उसी अवस्था में आप आएंगे और दोनों साइड से दोनों हाथों को नीचे की तरफ ले आएंगे। एक 5 से 10 सेकेंड का छोटा सा एक रेस्ट देते हुए फिर से हम इसको शुरू करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाइए, सांसों को भरते हुए नीचे की तरफ झुकिए और जितना आगे तक जा सकते हैं जाइए। फोरहेड या आपकी नोज जो है आपके घुटने पे लगनी चाहिए, जितना लगा सकते हैं, और बेंड नहीं करने नी को, नी सीधी रहेगी। थोड़ी देर होल्ड करिए इसे, पश्चिमोत्तासन। इसमें आपके पेट में और कमर के जो फालतू चर्बी है ये सब हट जाएगी। होल्ड करके वापस आइए, धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाइए, साइड में करते हुए वापस जमीन के साथ लगाएंगे।
तो ये पहला आसन हमने जो किया है पश्चिमोत्तासन। अब हम दूसरा आसन करेंगे। आप पेट के बल लेट जाइए, मकरासन। मकरासन के लिए पेट के बल, चेहरा नीचे की तरफ, दोनों पांव आपस में मिले होंगे और पंजे जो है फैले होंगे नीचे की तरफ। बिल्कुल सही पोजीशन है, दोनों हाथों को बिल्कुल सही पोजीशन में है। आप दोनों हाथों को आगे की तरफ ले जाइए और अपनी चिन के नीचे दोनों हाथों को लगा लीजिए, जैसे कि स्टैंड होता है इस तरीके से बिल्कुल। और बॉडी को बिल्कुल तनी हुई रखें, बिल्कुल स्ट्रेट रखें, निगाहें सामने की तरफ रखें और आप देखेंगे कि आपकी पूरी बॉडी का वेट आपकी कोहनियों पे आ गया होगा, एल्बो के ऊपर आपका है और जो चेहरे का भार है वो आपके हथेलियों के ऊपर है। इसी पोजीशन में आप करीब 30 से 40 सेकंड अगर आप रहें, बहुत अच्छी बात है। और फिर से वापस दोनों हाथों को अपनी जंघाओं की तरफ लेते हुए वापस आएंगे और चिन को जमीन पर लगाएंगे। अगर रहना है तुम्हें हर दम फिट, गेट अप, स्टैंड अप, नो सिट। उठो चलो अपनी नींद भगाओ, जाओ जाके एक योगा मैट लेके आओ। तो हो जाओ शुरू। सिर्फ चंद मिनट योगा, बड़ा फायदा होगा। सिर्फ चंद मिनट योगा, बड़ा फायदा होगा। टेंशन स्ट्रेस से तुरंत मिले राहत, लैक ऑफ फोकस की आए बिना आहट। फ्रेश रहो एवरीडे माय फ्रेंड, कंसंट्रेशन का बना रहे ट्रेंड। तो हो जाओ शुरू। सिर्फ चंद मिनट योगा, बड़ा फायदा होगा। सिर्फ चंद मिनट योगा, बड़ा फायदा होगा। Hundreds of asanas, just pick up some. अच्छे से करो, लगाओ मन। इजी हो या हार्ड, डिसिप्लिन इज द मस्ट। बनोगे हेल्दी, योगा पे करो ट्रस्ट। तो हो जाओ शुरू। सिर्फ चंद मिनट योगा, बड़ा फायदा होगा। सिर्फ चंद मिनट योगा, बड़ा फायदा होगा। शीर्षासन हो या नौका आसन, मन से करोगे तो होगा सब डन। पद्मासन हो या सिंहासन, डेली करोगे तो बनेगा ये फन। तो हो जाओ शुरू। सिर्फ चंद मिनट योगा, बड़ा फायदा होगा। सिर्फ चंद मिनट योगा, बड़ा फायदा होगा। तेज दिमाग, शार्प मेमोरी, लिखो अपनी अब सक्सेस स्टोरी। बॉडी बने फ्लेक्सिबल, स्टेमिना विल राइज। करो योगा डेली, ये हैबिट बढ़े नाइस। हो जाओ शुरू, डोंट करो थिंक, क्योंकि लॉन्ग रन में बस होगा विन विन। सिर्फ चंद मिनट योगा, बड़ा फायदा होगा। सिर्फ चंद मिनट योगा, बड़ा फायदा होगा। नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया।
तुझे पाना है तेरी मंजिल, न रुकना है तो चलते रहे, दूर हो जाए मुश्किल। अब रहना है ना पीछे, चाहे कोई कितना भी खींचे। अब रहना है ना पीछे, चाहे कोई कितना भी खींचे। बस एक बार तो सुन ले तेरी डरना तो अंधेरों से, क्योंकि रोशनी है तुझ में। तुझ सा ना कोई है, डटे रह तू अपनी जिद पे। जब तू खुद से जीतेगा तो दुनिया भी जीत जाएगा, सबसे आगे